हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज 30 मई 2026 को ये लेटेस्ट नोटिस आया है एनएमसी की तरफ से। आइए देखते हैं वो कौन सारे सेंटर्स है जो इस बार ऐड किए गए हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स है जो इस बार लिस्ट में ऐड हुए हैं। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो लास्ट ईयर टोटल 16 सेंटर्स थे जहां से आप अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाते थे, और लेकिन इस बार उसका नंबर बढ़ा के 62 कर दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये, इसको आप अनऑफिशियल नोटिस भी मान सकते हैं नीट काउंसलिंग का। रीज़न बीइंग, क्योंकि जब भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने का नोटिफिकेशन आता है तो उसके 10 से 12 दिन बाद काउंसलिंग का नोटिस भी आ जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 10 अगस्त के आसपास आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। तो आप सबसे पहले तो आज की पूरी वीडियो ध्यान से देखिए अगर आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो। और हाँ, सर्टिफिकेट का नाम चेंज करके इस बार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या एलिजिबल कर दिया गया है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। तो जैसे कि आपको सबको दिख रहा है, इट इज़ ऑफिस ऑफ एमसीसी डेटेड 37/2026। Guidelines on assessment of persons with benchmark disability (PWBD), which was previously PWD, for admission to MBBS courses 26-27. Eligibility Assessment Board of MCC, अब इन्होंने क्या क्या किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। आई विल हाईलाइट इट। डॉक्यूमेंट्स, to obtain the eligibility certificate. Number 1, you need your NEET UG scorecard. You need a permanent UDID कार्ड। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को इशू किया जाता है, तो आपके पास भी ये डेफिनेटली होगा, विच इज़ इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि बेसिकली दिव्यांग जनों के लिए जो कार्ड इशू किया जाता है। एंड इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा परमानेंट यूडीआईडी हो गया, नीट यूजी का स्कोर कार्ड हो गया। एंड तीसरा वी हैव सेल्फ सर्टिफिकेट एफिडेविट विच इज़ ऑफ कैटेगरी शेड्यूल 1 इन द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 1, जो आपको आगे दिख जाएगा कि शेड्यूल 1 का फॉर्मेट क्या होता है। उसमें आपका एक एफिडेविट चाहिए। अब जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग आपको एफिडेविट देना पड़ता है। फॉर्मेट आपको शेड्यूल 1 में मिल जाएगा, और फिर आपको ये मेडिकल असेसमेंट बोर्ड के द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है। उसी के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। एंड चौथा सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट विच इज अपेंडिक्स ए एंड एफिडेविट डिसेबिलिटी कैरेक्टर। ये तो बेसिकली इन्होंने ये बताया कि एनएमसी के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो अपेंडिक्स बी से एफ में आपको मिल जाएगा उसी में सर्टिफिकेट देना है। सेकेंडली, सर्टिफिकेट जो है विल बी जनरेटेड एट द सेंटर एज पर डिटेल्स ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन ऑन द यूडीआईडी कार्ड। सर्टिफिकेट जो आपने डिटेल्स यूडीआईडी कार्ड पे आपकी लिस्ट की गई हैं उसी बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर आपको लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी है, आपको हियरिंग डिसेबिलिटी है, आप ऑटिस्टिक हो, आपको ग्रोथ की कोई डिसेबिलिटी है, या फिर आप पिट्यूटरी मिडजेट्स हो, या किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आपको उसी जो आपकी यूडीआईडी कार्ड पे वही इशू किया जाएगा। और इसके अलावा कैंडिडेट्स जो है जिनको एलिजिबल, इसका नाम इस बार चेंज करके एलिजिबल सर्टिफिकेट कर दिया गया है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। आपको एमसीसी डेजिग्नेटेड सेंटर, बेसिकली दीज आर हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपका असेसमेंट होता है, लाइक एम्स हो गया, अपने पास रिम्स का हो गया, गुलबर्गा हो गया, एसएमएस जयपुर हो गया, और वर्धमान महावीर हो गया। हर कॉलेज का अपना डिफरेंट लिस्ट होती है, वहीं पे उसी बेसिस पे आप जो है अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये भी पूरा आपको एंड में बताऊंगा कि वो उन सेंटर्स है और किसमें क्या आपको डिसेबिलिटी का ऑप्शन है। एंड इसके अलावा इन केस द यूडीआईडी कार्ड और एफिडेविट इज़ फाउंड टू बी फेक, बेसिकली ये बोला है कि अगर आपका यूडीआईडी या फिर आपका नीट का जो अभी आपने एफिडेविट दिया है उनमें से कुछ भी होता है तो आपका एडमिशन ही कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड इट इज़ अवॉइड बाय डेफिनेटली। और ये वाला जो सर्टिफिकेट है विल बी वैलिड फॉर दिस एकेडमिक सेशन ओनली। आप इसको इसी सेशन यानी कि 2026-2027 की काउंसलिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यू हैव, इफ़ यू विश टू अवेल सीट अंडर 85% स्टूडेंट कोटा, उसके लिए आपको स्टेट असेसमेंट बोर्ड के पास जाना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट। एंड एवेल्यूशन जो होगा इट विल बी बाय स्टेट मेडिकल असेसमेंट बोर्ड बट अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइन 2026। ये सारी चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनमें गलती होती है तो यू आर रिस्किंग योर सीट। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। उसके अलावा गाइडलाइंस ऑन द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये तो है कि बेसिकली नोटिस दैट इज इट शुड बी कम इनटू इफेक्ट एज सुन एज पॉसिबल, ये कुछ नहीं है। एंड शॉर्ट टाइम ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफर,
जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं आपको क्या दिखाना वाला था। इक्वालिटी एंड नॉट सॉरी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि द मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी शुड बी 40%। जो मैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो आपको बताने के लिए वेट कर रहा था, इट शुड बी 40% एंड इट शुड बी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन। यानी कि अगर आपकी 40% से कम है देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। ये एक पॉइंट था जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। इसके अलावा नो अथॉरिटी कैन बी डिस्क्रिमिनेट। अगर कोई भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी आता है तो ड्यू टू बस बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किसी भी तरह का नहीं कर सकता है। एंड डिसेबिलिटी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन until and unless it prevents the acquisition of essential competencies। इसका मतलब क्या है कि डिसेबिलिटी का कारण देके किसी भी बच्चे का या अभ्यर्थी का एडमिशन रद्द नहीं किया जा सकता है until and unless it is found कि it hampers the required competencies। फॉर एग्जाम्पल, जो लोगों को हेयरिंग प्रॉब्लम्स होता है दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम डॉक्टर। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इट इज़ द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। आप कोई सा भी पेशेंट देखो, द फर्स्ट थिंग वाइल एग्जामिनिंग CVS विल बी ऑस्कल्टेशन। तो पर्सन विथ हियरिंग डिसेबिलिटीज़, उन लोगों के केस में कॉम्पिटेंसी इनहिबिट होती है। वहाँ पे फिर ये आपका एक रीज़न बन सकता है कि यू कैन नॉट प्रैक्टिस। बट अदर देन ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तो जस्ट बिकॉज किसी कोई हैंडीकैप है उसकी वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। एंड assessment shall recognize the disability that arise from interaction in between individuals impairment। और assessment while assessing आपको ध्यान रखना है कि ये इंडिविजुअल जो है उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ सोशल और एटीट्यूडनल बैरियर्स जो है उन सब के थ्रू वो कैसे अफेक्ट होता है। अब सेकंड चैप्टर है हमारा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसेबिलिटी असेसमेंट। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है। 40% डिसेबिलिटी होना आपका कंपलसरी है। आपके पास परमानेंट UDID कार्ड होना चाहिए। एंड जो UDID कार्ड है इंक्लूडिंग आपकी कैटेगरी, परसेंटेज, वैलिडिटी, ये सब मेडिकल असेसमेंट बोर्ड के तय किए गए नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। और जहाँ पे भी मेडिकल असेसमेंट बोर्ड को लगता है कि आपकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी डिसाइड करने के लिए या आपको रीजनेबल अकोमोडेशन देने के लिए उसको कैंडिडेट का फर्दर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, तो उसके पास पूरा राउट है, वो ये सब कर सकता है। ठीक है। एंड एवरी एडमिशन टू द MBBS कोर्स अंडर दिस कैटेगरी शैल बी रेगुलेटेड बाय दीज गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस ऊपर बताई गई। अब मेडिकल असेसमेंट बोर्ड क्या काम करेगा? इट विल डिस्चार्ज इट्स फंक्शन फेयरली, ऑब्जेक्टिवली, ट्रांसपेरेंटली, किसके हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स लेड बाय NMC एंड MCC। एंड जो भी कैंडिडेट बोर्ड के सामने जाएगा, ही और शी मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड फेयरनेस। इसके अलावा द मेडिकल बोर्ड शैल इंश्योर दैट नो कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल, एनवायरमेंटल और किसी भी तरह का बैरियर उनके लिए नहीं आना चाहिए, चाहे फिजिकल हो। जैसे कि मान लो आपने स्टेयर्स की फैसिलिटी है लेकिन आपके पास रैंप नहीं है, आपके पास लिफ्ट का ऑप्शन नहीं है, इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो या फिर आपके पास सोशल, आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कोई पर्सन है, ही इज़ ब्लाइंड, आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो उसको डील कर सके। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लाइंडनेस भी डिपेंड करती है कितनी है। परमानेंट ब्लाइंडनेस, देन अगेन आप फिर यू आर नॉट एलिजिबल। परमानेंट ब्लाइंडनेस इज अ हैम्पर, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक। देन बात आती है कौन सी चीज़ें दैट शुड बी वेरीफाइड एंड इवेल्युएटेड। तो वाइल असेसिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट अंडर द गाइडलाइन द मेडिकल शैल वेरीफाई नंबर 1 परमानेंट UDID। अगेन ये तीसरी चौथी बार हाईलाइट हो रहा है, UDID कार्ड विच इज यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डिसेबिलिटी। दूसरा, फंक्शनल एबिलिटीज़ जो है उसकी CBME करिकुलम के हिसाब से हो सकती है या नहीं, एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसी क्या क्या है। अब इसके अलावा रीजनेबल अकोमोडेशन क्या क्या हो सकता है, लाइक असिस्टिव डिवाइसेस, अडेप्टिव इक्विपमेंट, डिजिटेबल एक्सेसिबिलिटी, अर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशन। अर्गोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जिस हिसाब से आपका वर्क कल्चर है उस हिसाब से आप चीज़ों को मॉडिफाई करना, दैट इज अर्गोनॉमिक्स। एंड एक्सेसिबल क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, पेशेंट सेफ्टी अफेक्ट होती है नहीं होती है, ये सारी चीज़ें तो ध्यान में रखनी है। अब प्रोसीजर क्या है सर्टिफिकेट इशू करने का, आपको जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी आपके ऑथोराइज सेंटर पे, एंड उसके बाद आपको दिया जाएगा। तीसरा, नो कैंडिडेट्स कैन बी डिक्लेयर इन एलिजिबल बिकॉज द डायग्नोसिस और द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, परसेंटेज in the UDID card or disability card and generalized assumption or stereotype।
इन बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट को आप इनएलिजिबल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस मेडिकल असेसमेंट बोर्ड उसको इनएलिजिबल घोषित करे। इसके अलावा एवरी मेडिकल क्या क्या रिकॉर्ड करना है रिटर्न में। नंबर 1, यू शुड स्पेसिफाई नेचर एंड एक्सटेंट, कितना है, कितने परसेंटेज का है। अगर हियरिंग लॉस की बात करूँ तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कितने परसेंट का है, 60% है, 50%, ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फाइंडिंग्स क्या क्या है आपकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में, जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताया आपको, अर्गोनॉमिक्स और वो सारे वाले। इसके अलावा रीजनेबल अकोमोडेशन, रीजन सपोर्टिंग द डिटर्मिनेशन, आपने किन कारणों की वजह से पर कैंडिडेट को एलिजिबल या फिर इनएलिजिबल घोषित किया, एंड फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। अब बात आती है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उनकी लिस्ट मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे जो सर्टिफिकेट है कि आपको शेड्यूल 1 में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, शेड्यूल 1 की अपेंडिक्स ए में क्या इट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म, अपेंडिक्स बी इट इज एफिडेविट फॉर डिक्लेयरिंग द हियरिंग इम्पेयरमेंट, सी फॉर डिक्लेयरिंग लोकोमोटर यानी कि अपर लिम्ब डिसेबिलिटी, फॉर डिक्लेयरिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी फॉर लोअर लिम्ब, उसके लिए आपको अपेंडिक्स डी चाहिए। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अपेंडिक्स ई में पर्सन विथ मेंटल इलनेस, SLD एंड ASD एंड एफिडेविट फॉर बाय अ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। मैंने बोला ना, अगर परमानेंट बोथ आई ब्लाइंड डिसेबिलिटी है देन इट इज़ एन हैम्पर। अब वो डिपेंड करेगा कितनी डिसेबिलिटी है, क्या आप डील कर सकते हैं नहीं। अगर एक स्पेसिफिक लेवल की डिसेबिलिटी है तो आप एडमिशन लेते हैं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स। इसके अलावा सेल्फ सर्टिफिकेशन, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये सारी चीज़ें उसमें डालनी है। ठीक, कि आपका हियरिंग कितने टाइप का है, आपको हियरिंग के लिए कौन सा चाहिए, कि आई कैन हियर एंड रिस्पॉन्ड टू स्पीच इन बोथ क्वाइट एंड नॉइजी एनवायरनमेंट विथ और विदाउट हियरिंग, कम्युनिकेशन का। इसके अलावा एफिडेविट, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए तो आपको ये वाला यूज़ करना है, अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए तो आपको ये वाला एफिडेविट यूज़ करना है। ये आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, साइट पे से आपको मिल जाएगा। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए ये वाला एफिडेविट है, अपर लिम्ब और मेंटल इलनेस स्पीच वगैरह के लिए ये एफिडेविट है। आप ध्यान रखिए आप कौन सा एफिडेविट लेके जाते हैं। इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए कितना है, कौन सी आँख में, ये वाला है। दिस इज़ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, बेसिकली जिसको हम PWD सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, ठीक है। एंड हाँ, ये जो सारे इंस्टीट्यूट है टोटल 62 है, इनमें आप जाके असेस करा सकते हैं। लाइक VMMC न्यू दिल्ली में आप सारी के लिए जा सकते हैं एक्सेप्ट विजुअल डिसेबिलिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल रिहैब में मुंबई में इट इज़ फॉर ओनली लोकोमोटर डिसेबिलिटी। IPGMER कोलकाता के लिए इट इज़ फॉर ऑल डिसेबिलिटीज़। चेन्नई में भी सारी डिसेबिलिटी के लिए आप जा सकते हो। JJ हॉस्पिटल में भी ऑल द डिसेबिलिटीज़। गोवा में भी जा सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट स्पीच डिसेबिलिटी, स्पीच के लिए आप गोवा में नहीं जा सकते। GMC तिरुवनंतपुरम में ऑल डिसेबिलिटीज़ एंड ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्ट जो है इट इज़, मतलब ये बताया बेसिकली इट इज़ डन एट अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट विच इज़ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बट इट इज़ अंडर GMC तिरुवनंतपुरम। देन SMS में भी आप सब डिसेबिलिटीज़ के लिए जा सकते हैं एक्सेप्ट नंबर 1 न्यूरोलॉजी, जेनेटिक टेस्टिंग SMS में नहीं होती है। बीइंग फ्रॉम राजस्थान आई एम अवेयर ऑफ इट। ENT में स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी टेस्टिंग। ऑर्थोपेडिक्स में PMR, गोनिटोमीटर अडल्ट, प्लम लाइन हैंड एंड डायनोमीटर लेज़र। इन सारी के अलावा आप जयपुर राजस्थान अगर SMS में जा सकते हैं। जो भी आपका नियर बाई है आप वहाँ जाइए और उसमें से अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। देन चंडीगढ़ है, अगरतला है, वाराणसी है, नागपुर है, न्यू दिल्ली का अटल बिहारी वाजपेयी और RML है, लेडी हार्डिंग है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूरू कर्नाटका का इट इज़ फॉर ओनली स्पीच एंड हियरिंग। देन UPU में सेवई, इस साल ही ऐड हुआ है सेफई इटावा। KGMU लखनऊ है, राजकोट है, डिब्रूगढ़ है, सिलचर है, तंजावुर है, रोहतक, एम्स बिलासपुर छत्तीसगढ़, जगदालपुर रीजनल सेंटर। कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ तो साउथ जोन के लिए मैसूरू है और सेंट्रल जोन के लिए हुबली है, वेस्ट जोन के लिए बेलगावी है, नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए कर्नाटका है, कलबुर्गी है। नॉर्थ ईस्ट जोन में आते हैं हमारे पास कलबुर्गी जिसको गुलबर्गा बोलते हैं, बिदर, धरवाड़, यादगीर, ये सारा नॉर्थ ईस्ट जोन में आता है। रिम्स रांची है और जामनगर है, भावनगर है। ये टोटल आपके पास 62 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अर्लियर इट वॉज 16, इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको एफिडेविट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल 3.5K के पे बहुत नॉमिनल काउंसलिंग पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपको प्रेफरेंस लिस्ट का गाइडेंस दिया जाएगा, आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प की जाएगी, आपके लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग का भी प्लान अवेलेबल है।
अगर आपको MBBS नहीं करनी है, आपको अलाइड कोर्सेज़ के लिए जाना है, लाइक BUMS, आयुष कोर्सेज़ के लिए जाना है, BUMS, BHMS, यूनानी सिद्धा, आपको BDS के लिए जाना है, इवन आपको MBBS अब्रॉड के लिए जाना है, तो भी आप हमारा सारथा का पेड प्लान अवेल